नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुलक का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बहुलक के प्रकार क्या होते हैं, जिसके बाद हम प्राकृतिक रबर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुलकन के प्रकार क्या होते हैं। दोस्तों, उच्च अणुभार वाली यौगिक जो एकलक की अणुओं की बार बार पुनरावृत्ति से बनते हैं उन्हें बहुलक कहा जाता है तथा इस क्रिया को हम बहुलकन कहते हैं। दोस्तों, बहुलकन के दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है योगात्मक बहुलक तथा दूसरा है संघनन बहुलकन। सबसे पहले हम देखेंगे कि योगज बहुलकन मतलब योगात्मक बहुलकन क्या होता है। दोस्तों, जब बहुलकन की क्रिया में छोटे छोटे अणु मिलकर बहुलकों का निर्माण कर लेते हैं तो इस क्रिया को हम योगात्मक बहुलकन कहते हैं। इसमें असंतृप्त एकलक के अणु भाग लेते हैं। इस श्रृंखला क्रिया को प्रारंभ करने के लिए एक उत्प्रेरक काम में लाया जाता है, जिसे प्रारंभक कहते हैं। उत्प्रेरक क्रिया कारक के अणुओं से क्रिया करके मुक्त मूलक या आयन बनाते हैं। दोस्तों, जब क्रिया में मुक्त मूलक भाग लेते हैं तो इसे मुक्त मूलक योगात्मक बहुलक कहते हैं। दोस्तों, मुक्त मूलक क्रियाविधि 3 पदों में होती है, जिसमें पहला है श्रृंखला प्रारंभक पद, दूसरा है श्रृंखला संरचना पद तथा तीसरा है श्रृंखला समापन पद। दोस्तों, इस क्रिया में उत्प्रेरक बेंजोइल पेरोक्साइड या तृतीयक ब्यूटाइल पेरोक्साइड काम में लाए जाते हैं, जिसका उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, योगात्मक तथा योगज बहुलक के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैं, जिसमें पहला है पॉलीथीन। दोस्तों, पॉलीथीन 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है अल्प घनत्व पॉलीथीन। दोस्तों, इसे 1000 से लेकर 2000 तक उच्च वायुमंडलीय दाब और 350 से 570 केल्विन ताप पर डाइऑक्सीजन अथवा परऑक्साइड प्रारंभक की लेश मात्रक उपस्थिति में एथीन के बहुलक द्वारा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, इनका उपयोग पाइप, खिलौनों में, बोतल बनाने में, कोट इत्यादि को बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक तारों की विद्युत अवरोधक करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है उच्च घनत्व पॉलीथीन। दोस्तों, यह इथेन के किसी हाइड्रोकार्बन विलायक में ट्राइइथाइल एल्यूमीनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में 333 केल्विन से लेकर 343 केल्विन ताप पर और 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर बहुलकन करने से प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग विभिन्न घरेलू सामानों के निर्माण के लिए, पात्रों के निर्माण के लिए, जो रसायन इत्यादि को संचित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनके रूप में होता है। ये बाल्टियों, कूड़ादानों, बोतलों, पाइपों इत्यादि के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। अगला है टेफ्लॉन मतलब पॉली टेट्राफ्लूरो इथेन। दोस्तों, इसे मुक्त मूलक अथवा परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दाब पर गर्म करके उत्पादित किया जाता है। ये रासायनिक रूप से अक्रिय और साक्षर अभिक्रमकों द्वारा आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। इनको तेल, सीलों, गैस्केटों को बनाने में या ना चिपकने वाले मतलब नॉन स्टिक सतह के लेपित बर्तनों में उपयोग किया जाता है।
अगला है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। दोस्तों, ये विनाइल साइनाइड का समबहुलक होती हैं। एक्राइलोनाइट्राइल के परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में योगज बहुलकन से ये प्राप्त किए जाते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के संश्लेषित कालीनों के निर्माण में, कंबलों, स्वेटरों इत्यादि में किया जाता है। अगला है संघनन बहुलक। दोस्तों, जब छोटे छोटे अणु मिलकर बहुलक का निर्माण कर लेते हैं, परंतु क्रिया के दौरान जल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा OH इत्यादि बाहर निकल जाते हैं तो उसी संघनन बहुलकन कहते हैं तथा इसे पदश वृद्धि बहुलकन भी कहा जाता है। दोस्तों, एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेफ्थैलिक अम्ल की अन्योन्य क्रिया से टेरेलिन अथवा डेक्रोन का बनना कुछ इस प्रकार का ही एक उदाहरण है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण संघनन बहुलकन की अभिक्रियाओं के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला है पॉलीएमाइड। दोस्तों, एमाइड बंध युक्त बहुलक संश्लिष्ट रेशे के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इन्हें नायलॉन भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि नायलॉनों का विचरण किस प्रकार से होता है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि नायलॉन 6-6 का विचरण कैसे होता है। दोस्तों, इसका विचरण हेक्सामेथिलेन डायमीन एवं एडिपिक अम्ल के उच्च दाब और उच्च ताप पर संघनन द्वारा किया जाता है। दोस्तों, नायलॉन 6-6 की दोनों एकलकों में कार्बन की संख्या 6-6 होती है, इसीलिए इसका नाम नायलॉन 6-6 दिया गया है। इनका उपयोग शीशों में, ब्रशों के शुकों में, वस्त्र निर्माण में किया जाता है। अगला है नायलॉन 6। दोस्तों, जब क्लोरोप्लास्ट मतलब 6 कार्बन युक्त को जल के साथ गर्म करते हैं तो नायलॉन 6 बनता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, इनका उपयोग टायर की डोरियों बनाने में, वस्त्र व रस्सी बनाने में किया जाता है। अगला है पॉलिएस्टर। दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एल्कोहल की क्रिया से पॉलिएस्टर बनते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं टेरेलिन या डेक्रोन, मतलब ये एथिलीन ग्लाइकॉल व टेरिथैलिक अम्ल का सहबहुलक होते हैं। इनका प्रयोग वस्त्र उद्योगों में, टायर कोड में, सीट बेल्ट बनाने में किया जाता है। दूसरा है ग्लिप्टेल या एक्लीडरेजिन। इनका उपयोग पेंट, सुनहरी वार्निश के निर्माण में, सीमेंट बनाने में इत्यादि में किया जाता है। ये एथिलीन ग्लाइकीन व थैलिक अम्ल का सहबहुलक होते हैं। अगला है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड बहुलक। दोस्तों, जब फिनॉल की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ अम्लीय या क्षारीय माध्यम में की जाती है तो ऑर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनते हैं। इन्हें फिनॉल के साथ गर्म करने पर अनेक CH2 समूह युक्त त्रियक बंध भी बनते हैं, जिससे ये अधिक कठोर हो जाता है और इसे हम बेकेलाइट कहते हैं। दोस्तों, अम्लीय माध्यम की ऑर्थो हाइड्रोक्सिल मिथाइल फिनॉल के अनेक अणु मिलकर रेखीय बहुलक का निर्माण करते हैं, जिसे हम नोवोकेन कहते हैं। इसे फॉर्मल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर बेकेलाइट बनता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अगला है मेलेमिन फॉर्मल्डिहाइड बहुलक। दोस्तों, मेलेमिन और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन बहुलकन द्वारा ये प्राप्त किए जाते हैं। इनका उपयोग अभंजनीय बर्तनों को बनाने में, क्रॉकरी बनाने में, कप प्लेट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रबर क्या होते हैं।
दोस्तों, रबर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है प्राकृतिक रबर और दूसरा है सिंथेटिक रबर, मतलब संश्लेषित रबर। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केवल प्राकृतिक रबर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रबर के पेड़ पौधे से गाढ़े दूध या द्रव प्राप्त होते हैं, जिसे हम लैक्टेज कहते हैं और रबर शीट कहते हैं। इन्हें गर्म करने पर रबर के कुल्हाड़ी कणों का स्खलन हो जाता है तथा प्राकृतिक रबर प्राप्त होते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का समबहुलक होते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक रबर का रासायनिक नाम समकक्ष आइसोप्रीन होता है। प्राकृतिक रबर कम गुणवत्ता वाला रबर है, जो कि इसमें प्रत्यास्थता गुण, तनन सामर्थ्य, कठोरता आदि गुण कम होते हैं। यह अध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं तथा कम ताप पर भंगुर तथा उच्च ताप पर लचीला हो जाते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ 375 से 415 केल्विन ताप पर गर्म किया जाए तो बहुत सारे सल्फर सेतु बन जाते हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता वाला रबर हमें प्राप्त होता है। इस रबर को वल्कनीकृत रबर कहा जाता है तथा इस क्रिया को वल्कनीकरण क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बहुलकन के प्रकारों के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने प्राकृतिक रबर के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम संश्लेषित रबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम यह भी देखेंगे कि जैव निम्नीकरणीय बहुलक क्या होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।